तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉमन ह्यूमन डिजीज़ेस। तो अभी तक का हम लोगों ने इस चैप्टर में जो स्टडी किया है वो इम्यून सिस्टम को स्टडी किया है और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को स्टडी किया। अब उसके बाद में हमको कॉमन ह्यूमन डिजीज़ेस के बारे में पढ़ना है। सो यहाँ पर जो है पहले तो जनरल डिजीज़ेस के बारे में पहले बताया गया है कि डिजीज़ेस जो है वो कौन कौन सी होती हैं, उसको थोड़ा क्लासिफाई किया गया है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो कॉमन ह्यूमन डिजीज़ेस हैं वो यहाँ पर हमको आगे पढ़ना है। तो डिज़ीज़ जो है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो नॉर्मल हेल्थ है वो मेंटेन नहीं रहती। हमने डिज़ीज़ की एक बहुत कॉम्पैक्ट डेफिनेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस की है वो चैप्टर के एकदम बिगिनिंग में हमने देखी है। सो यहाँ पर पहले हम लोग जो है वो क्लासीफाई करेंगे डिज़ीज़ को। डिजीज़ेस जो होती हैं दे आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। दो कैटेगरी में क्लासीफाइड है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज़ का मतलब होता है ऐसी डिजीज़ेस जो फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट हो, मतलब हमारी बर्थ के साथ में या कोई पर्सन की जब बर्थ होती है तो साथ में उसकी डिजीज़ भी जो है वो उसी टाइम से प्रेजेंट रहती है। सो दीज डिजीजेस दे आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, सो दे आर कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। सो एज यू कैन सी दे आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ and most of the time these diseases they are caused by genetic abnormality। मतलब इसके अंदर भी फिर दो कैटेगरी है, या तो ये जेनेटिक हो सकती है, जेनेटिक जैसे कि कोई जीन म्यूटेशन हो गया या क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो गया या एडिशन हो गया, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो कॉन्जेनाइटल के अंदर दो मेन टाइप है, एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है और दूसरा जो है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसके अंदर क्या होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम या कोई पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनना चाहिए वो सिंथेसाइज नहीं होते। तो जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया है, अल्केप्टोन्यूरिया है, तो इस तरह की जो डिजीज़ेस हैं ये हमको जेनेटिक्स के अंदर भी स्टडी करना है, इनको शॉर्ट में दिया हुआ है। तो ये जो डिजीज़ेस हैं इनके अंदर ये होता है कि जो पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं होते, उनको बनाने वाला जो जीन होता है वो म्यूटेट हो जाता है या तो चेंज हो जाता है, तो ये डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इनको हम लोग जो है इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म के ऐसे डिफेक्ट्स, ऐसी डिजीज़ेस जो इनबॉर्न हो, इनबॉर्न मतलब हमारी बर्थ के साथ ही प्रेजेंट हो। सो दीज आर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो ये दोनों आ जाते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज़ेस के इसमें। नॉर्मली इसमें जो कॉन्जेनाइटल डिजीज़ेस होती हैं ये इनक्यूरेबल होती हैं, लेकिन आजकल एडवांस्ड टेक्निक्स के थ्रू कुछ इस तरह की डिजीज़ेस को क्योर करना भी पॉसिबल हो गया है। जैसे जीन थेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, इम्यून थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई है, एंजाइम थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई है। तो ये सारे जो है इसमें डिफेक्टिव जीन को या डिफेक्टिव एंजाइम और प्रोटीन को नॉर्मल एंजाइम प्रोटीन से रिप्लेस किया जाता है। तो ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है इसमें। तो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ेज जो इनबॉर्न होते हैं वो इनक्योरेबल होते हैं, मतलब उनका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता। फिर ये तो हो गई पहली कंडीशन, मतलब हम इसको अगर क्लासीफाई करते हैं तो ये हमारी कॉन्जेनाइटल फर्स्ट हो गए, और उसके बाद में फिर सेकेंड जो है इट इज़ द एक्वायर्ड। नाउ एक्वायर्ड डिजीज़ेज जो है दे आर डेवलप आफ्टर द बर्थ, यानी हमारी बर्थ के बाद में ये डिजीज़ेज जो है वो डेवलप होती हैं। तो इसके अंदर भी फिर दो कैटेगरीज़ हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ए और बी करके दिखाया हुआ है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ेस होती हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को हम लोग जो है दे आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, कम्युनिकेबल को हम लोग जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस भी बोलते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल को बोला जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। सो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। देन इसमें अब यहाँ पर जो है कम्युनिकेबल जो डिजीज़ेस होती हैं ये फर्दर दो ग्रुप में क्लासिफाइड होती हैं, कॉन्टाजियस और नॉन कॉन्टाजियस। अब इसमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है पहले जो है वो हम लोग देख लेते हैं। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस वो डिजीज़ेस होती हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ेस ऐसी डिजीज़ेस होती हैं विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। अब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होने वाली जो डिजीज़ेस होती हैं दे आर कॉल्ड एज द
कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी फिर दो कैटेगरी हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टाजियस और नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस ऐसी डिजीजेस होती हैं जो डायरेक्ट एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहने से ट्रांसफ़र होती है। अब जिसकी बेस्ट एग्जांपल अभी सब लोग समझ गए होंगे, इट इज़ द करेंट कोरोना डिजीज़। तो ये जो है वो कांटेक्ट में रहने से ट्रांसफ़र होती है। और फिर नॉन कॉन्टाजियस ऐसी डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र तो होती है, लेकिन कांटेक्ट में रहने से ट्रांसफ़र नहीं होती। मतलब हैंड शेक करने से या मटेरियल्स जो है वो शेयर करने से, यूटेंसिल्स टॉवेल है और जो दूसरे भी मटेरियल इनके शेयर करने से ट्रांसफ़र नहीं होती है, बट स्टिल इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। एक पर्सन दूसरे पर्सन को जाएगी, लेकिन कॉन्टैक्ट करने की वजह से नहीं। ज़्यादातर ये जो डिजीज़ होती हैं ये वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। वेक्टर कोई ऐसे एजेंट को बोलते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिजीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है मलेरिया। तो अभी मलेरिया जो है वो ऐसा नहीं है कि जब जैसे सपोज़ कर लो कि एक पर्सन को मलेरिया है और एक हेल्दी पर्सन है, अब वो हेल्दी पर्सन ने मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन से जो है वो हाथ मिला लिया, हैंड शेक कर लिया, तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मलेरिया कैसे फैलेगा? अफेक्टेड पर्सन को अगर मॉस्किटो बाइट होती है और फिर वही सेम मॉस्किटो वो हेल्दी पर्सन को जो है वो बाइट करता है, तो यहाँ पर भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन इसके ट्रांसफ़र का जो कारण है वो क्या है? वो मॉस्किटो है। तो मॉस्किटो यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है? वो ट्रांसफ़रिंग एजेंसी का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मॉस्किटो जो है उसको हम लोग बोलेंगे डिजीज़ ट्रांसफ़र करने का एजेंट। मतलब ये क्या रहेगा? डिजीज़ का एजेंट है, या डिजीज़ इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर, सो दीज आर द वेक्टर बोर्न डिजीज़, यानी वेक्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ये भी जो है वो कम्युनिकेबल में आती हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन जाती है, लेकिन ये कांटेक्ट में रहने में से नहीं जाती है। तो इसके लिए इसको हम लोग नॉन कॉन्टाजियस बोलते हैं। सो नॉन कॉन्टाजियस की कॉमन एग्जांपल हो गई है अपनी मलेरिया हो गई, जो कि वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। और कॉन्टाजियस की कॉमन एग्जांपल जो है ये रिंगवर्म हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, और कोरोना वायरस है अभी, ये भी हाईली कॉन्टाजियस है। तो इस तरह से हम जो है इनको क्लासीफाई करते हैं। फिर अगली जो कैटेगरी है कम्युनिकेबल हो गई, नॉन कम्युनिकेबल हो गई। अब नॉन कम्युनिकेबल देखते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, उसमें कॉन्टाजियस नॉन कॉन्टाजियस है। तो कॉन्टाजियस नॉन कॉन्टाजियस तो यहाँ पे लाइंस में नहीं लिखा हुआ है, बट उसको हम लोग जो है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज नहीं होती हैं, और ये जो है नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती किसी भी तरह से। तो इसमें आ जाएगी जैसे डिफिशियंसी डिजीज़ है, कोई पर्टिकुलर टाइप के विटामिन की या प्रोटीन की डिफिशियंसी है, तो अब जाहिर सी बात है कि वो डिफिशियंसी जिस पर्सन को है वो उसी को रहेगी, वो उसके कांटेक्ट में आने वाले दूसरे पर्सन को नहीं होगी। तो डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकती है। और इसमें कॉमन एग्जांपल जैसे डिफिशियंसी डिजीज़ में हमने 11 में न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में स्टडी किया था, कॉशी वर्कर पढ़ा था, मरासमस पढ़ा था, छोटे बच्चों को जो हो जाती है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM की कैटेगरी में आती हैं वो डिजीज़ेस। फिर ऐसे ही इसमें कैंसर की एग्जांपल हैं, ये भी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ये इतने टाइप की डिजीज़ होती हैं। अब ये इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा लाइंस के अंदर, इसके लिए आप लोग जो है वो ट्री डायग्राम बना लें अपनी नोट्स में। अगर आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो करना ही चाहिए अभी। तो आप लोग जो है एक फ़्लो चार्ट बना लें इसका, कि डिज़ीज़ उसके दो मेन टाइप, कॉन्जेनाइटल एक्वायर्ड, फिर कॉन्जेनाइटल के अंदर, फिर इसमें जो टाइप है वो कॉन्जेनाइटल में या तो जेनेटिक हो सकते हैं या तो मेटाबॉलिक हो सकते हैं, फिर एक्वायर्ड, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल में कॉन्टाजियस, नॉन कॉन्टाजियस। तो ऐसे आप जो है वो ट्री डायग्राम या फ्लो चार्ट बना लें। तो आप इसको एज अ होमवर्क समझ करके जो है वो बना लें, और हो सके अगर आपने जो है इसको क्लासीफाई किया तो उसका फ़ोटोग्राफ निकाल करके मुझको सेंड भी करें। सो दिस इज़ योर होमवर्क कि आप क्लासीफाई करें उसको स्टडी करने के बाद में, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो डिज़ीज़ के टाइप्स को लेके। फिर जो डिजीज़ेस होती हैं, पर्टिकुलरली जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती हैं, ये जो कम्युनिकेबल टाइप की डिजीज़ेस हैं, दिस कम्युनिकेबल डिजीज़ेस दे आर कॉज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंट्स। तो जितने भी डिज़ीज़ कॉज करने वाले एजेंट्स होते हैं, उन सभी डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स को हम लोग पैथोजन बोलते हैं। तो पैथोजन जो है वो वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, हेलमिंथ वर्म हो सकते हैं, जैसे एस्कैरिस हो गया,
तो इस तरह के ये सब डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर हमको जो है वो कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में हमको स्टडी करना है। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिज़ीज़ कॉज करने वाले होते हैं, ये एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। और ऐसे एजेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्सन की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रह करके ग्रो होते हैं, उनको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। सो पैरासाइट्स जो होते हैं, दे आर द पैथोजन। ये क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। सारे के सारे जो है जो पैथोजेंस हैं वो पैरासाइट नहीं होते, बट ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजन, क्योंकि सारे के सारे पैरासाइट्स जो है वो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन डिजीज़ेस हमको स्टडी करना है। वैसे पैरासाइट के टाइप भी आप जो है वो लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हैं। तो इसमें आ जाते हैं एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे हेड लाउस हो गया, टिक्स हो गए, और ऐसे ही जो है बेड बग हो गया। टेम्परेरी पैरासाइट में हम लोग जो है मॉस्किटो को काउंट कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो एक्टोपैरासाइट है। एक्टो का मतलब बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल। तो दीज आर द एक्सटर्नल पैरासाइट। और एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। अब इसमें जैसे कि मलेरिया कॉज करने वाला है प्लाज्मोडियम है, जो कि प्रोटोजोअन एंडोपैरासाइट है। फिर ऐसे ही कुछ और पैरासाइट्स होते हैं, जैसे लिम्फेटिक फिलारियासिस कॉज करता है, जो फिलारियल वर्म होता है, वो भी एक तरह का पैरासाइट है। फिर एंडोपैरासाइट के अंदर जो है वो अस्कैरिस भी आ जाता है। हमारे इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में रहता है अस्कैरिस, अस्कैरियासिस कॉज करता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। नाउ वी विल सी सम कॉमन डिजीज़। तो स्टार्ट जो है वो अपनी सबसे पहली जो डिजीज़ दी हुई है वो है मलेरिया। नाउ मलेरिया जो वर्ड है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम माल एयर। माल मतलब होता है बैड, खराब, एयर मतलब होता है एयर। तो शुरू में ऐसा सोचा जाता था कि जो मलेरिया डिजीज़ है ये एयर के थ्रू फैलती है। जिस वक्त इतना स्टडी नहीं हुई थी इसकी, तो उस वक्त ऐसा सोचते थे कि ये जो डिज़ीज़ है ये बैड एयर की वजह से फैलती है और बहुत सारे लोगों को एक साथ में होती है। बाद में फिर जो है इस डिज़ीज़ को रोनाल्ड रॉस नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको सबसे पहले ये बताया कि मलेरिया जो है ये एयर की वजह से नहीं फैलती है, बल्कि ये मॉस्किटो की वजह से फैलती है। सो दिस इज़ द डिज़ीज़। माल एयर से वर्ड मलेरिया निकाला हुआ है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एक तरह का एंडो पैरासाइट जो है प्रोटोजोअन पैरासाइट प्लाज्मोडियम। थोड़ा हमने 11 में भी इसको स्टडी किया है प्रोटोजोअन के अंदर। तो कॉमनली जो है वो 4 स्पेसीज़ होती हैं प्लाज्मोडियम की, ये आपको याद रखना होगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब इसमें से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये सबसे कॉमन टाइप का पैरासाइट है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया सबसे डेंजरस टाइप का पैरासाइट है, जो कि सेरेब्रल मलेरिया कॉज करता है, जिसको दिमागी मलेरिया बोलते हैं, वो कॉज करता है। सॉरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये वाला, दिस इज़ द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इट कॉज द सेरेब्रल और मैलिग्नेंट मलेरिया। तो ये 4 स्पेसीज़ हैं। अब उसके बाद में कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम है। हमको प्लाज्मोडियम का जो है वो लाइफ साइकिल भी स्टडी करना है, लेकिन पहले हम लोग मलेरिया के कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। तो कुछ जो सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के, ये सिम्टम्स जो होते हैं ये डेवलप होते हैं। दीज सिम्टम्स दे आर डेवलप अबाउट 7 to 15 days आफ्टर द मॉस्किटो बाइट। इन्फेक्टेड मॉस्किटो हमको जब बाइट करता है तो ऐसा नहीं है कि अभी हमको मॉस्किटो ने बाइट किया तो 2 घंटे के बाद में या अगले ही दिन हमको जो है वो मलेरिया जो है वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ टाइम जो है मॉस्किटो बाइट के बीच में और फिर डिजीज़ के सिम्टम्स आने के बीच में कि एक लैग पीरियड होता है। तो वो जो लैग पीरियड होता है डिजीज़ के सिम्टम्स आने और पैथोजन के इंटर होने के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो जो इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है ये 7 to 15 डेज़ का होता है। मतलब अगर आपको इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने आज बाइट किया है तो मतलब आज से 1 या 2 वीक के बाद में आपको हो सकता है कि मलेरिया के सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। तो इनिशियल सिम्टम में बहुत कॉमन डिजीज़ है, तो हमको मालूम भी है कि फ़ीवर आता है मलेरिया में, और ठंडी लग कर के फ़ीवर आता है, चिलिंग फ़ीवर आता है। मतलब पहले चिलिंग सेंसेशन फील होता है और उसके बाद में फिर बहुत तेज़ फ़ीवर आता है। हेडेक होता है, फ़ीवर आएगा तो हेडेक भी होगा, जॉइंट पेन भी होगा, पूरी बॉडी जो है वो डिस्कम्फर्ट हो जाएगी। चिलिंग सेंसेशन फील होता है, बहुत ठंडी लगती है। और फिर
शुरू में मलेरिया को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कॉमन वायरल फीवर के भी सिम्टम्स होते हैं। तो वायरल फीवर के सिम्टम्स इनिशियल सिम्टम और मलेरिया के सिम्टम इनिशियल, ये जो है वो कॉमन होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी वायरल फीवर जो है उसको हम लोग जो फिजिशियंस होते हैं वो मलेरिया समझते हैं, और मलेरिया समझ के उसका ट्रीटमेंट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर अब इसमें और जो आगे के सिम्टम है, क्लासिकल सिम्टम जो है मलेरिया के, वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि मलेरिया में टाइम टू टाइम फीवर आता है। मतलब जैसे पहले बहुत तेज़ जो है वो चिलिंग सेंसेशन फील होता है, ठंडी लगती है, और उसके बाद में फिर बहुत तेज़ फीवर आता है, और कुछ 2-2.5 घंटा फीवर जो है वो वैसे का वैसे ही रहता है, और फिर धीरे धीरे जो है बहुत स्वेटिंग होती है, और जब स्वेटिंग होती है तो फीवर धीरे धीरे डाउन हो जाता है, और फिर 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद में वापस से फीवर की जो साइकिल है, यानी बाउट्स ऑफ फीवर जो है वो रिपीट होते हैं, साइकिल फीवर की जो है रिपीट होती है। तो साइक्लिक इवेंट में इसमें जो है वो फीवर आता है। किसी कुछ केस में जो है वो 2 दिन के बाद आता है, कुछ में जो है 36 आवर्स के बाद में आता है। तो इस तरह से अलग अलग प्लाज्मोडियम की स्पेसीज़ पे डिपेंड करता है फीवर की जो साइकिल है। वोमिटिंग होती है, कन्वल्शंस होते हैं। कन्वल्शंस मतलब कि हमको चक्कर जैसा आता है, और अपना जो ब्रेन है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। फीवर रहता है तो जैसी जो टिपिकल कंडीशन है वो सारी कंडीशंस आ जाती हैं। आर्थरालजिया और टेक्निकल टर्म है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, तो जॉइंट पेन भी होता है इसके अंदर। ब्लड, क्योंकि ब्लड पैरासाइट है तो हमारी बॉडी में जो है एनीमिया हो जाता है, कि ब्लड की कमी हो जाती है, तो एनीमिया हो जाता है रप्चरिंग ऑफ आरबीसी होने की वजह से। और हेमोग्लोबिन्यूरिया, यूरिन जो होता है कभी कभी उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, मतलब लाइट ऑरेंज कलर या डार्क ऑरेंज कलर का जो है वो यूरिन पास होना स्टार्ट हो जाता है अगर मलेरिया थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया है तो। फिर हिपेटोमीगली होता है, मतलब लीवर के ऊपर इन्लार्जमेंट आ जाना, उसके ऊपर लीवर पे सूजन आ जाती है। और रेटिना डैमेज हो सकते हैं। इतना ज़्यादा आगे तक तो सिम्टम नहीं जाते, लेकिन अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ें तो ये सारे बड़े बड़े सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। स्प्लीनोमेगली हो सकता है, स्प्लीन के ऊपर स्वेलिंग आ सकती है। रेटिना रप्चर हो सकता है अपने आइज़ का। और सेरेब्रल मलेरिया के अंदर जो है वो ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वो भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं, थोड़ा मेमोरी जो है वो लॉस हो सकती है। सो दीज आर द क्लासिकल सिम्टम। एक छोटा सा टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, और इस टेबल के अंदर देखो बताया गया है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, फेल्सीपेरम और ओवेल, इनके इंक्यूबेशन पीरियड दिए हुए हैं 14, 28, 17, 12, और फीवर का पैटर्न बताया कि कितने कितने आवर्स के बाद में फीवर जो है वो अपने आप को रिपीट करता है। तो इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 48 आवर्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया 72 आवर्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल 48 आवर्स है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो सबसे डेंजरस मलेरिया होता है इसमें जो है वो इरेगुलर इंटरवल पे फीवर आता है 22 से 48 आवर्स के बाद में। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मलेरिया, मतलब ये उसके पॉजिटिव एजेंट की बेसिस पर हैं। तो नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है अपना प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का यहाँ पे जो टिपिकल लाइफ साइकिल है वो इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 पार्ट करके बताए हैं। देखो, एक जो हाफ है वो मॉस्किटो के अंदर है, तो इस तरफ वाला जो साइकिल है ये मॉस्किटो के अंदर है, और दूसरी तरफ जो साइकिल है यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये ह्यूमन बीइंग के अंदर है। सो एक पार्ट इसका जो है वो मॉस्किटो में कंप्लीट होता है, तो इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है दैट इन्फेक्टिव स्टेज इज कॉल्ड एज स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड जो है मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में रहता है प्रेजेंट, और ये इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करने की वजह से आता है। तो जब मॉस्किटो बाइट होती है तो ये मॉस्किटो बाइट होने की वजह से जो मॉस्किटो होता है ये अपने स्पोरोजोइड को ह्यूमन की स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और ह्यूमन की स्किन में इंजेक्ट करने के बाद में स्पोरोजोइड जो है वहाँ से ब्लड के थ्रू माइग्रेट करता हुआ फिर ये पहुँचता है हमारे हिपैटिक सेल में, मतलब लीवर के सेल में। तो ये जो साइकिल लीवर के सेल में होती है इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक साइकिल। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एक सिंगल हेक्सागोनल जो सेल दिखाया हुआ है, दिस इज़ वन हिपैटिक सेल, ये एक लीवर का अपना एक सिंगल सेल है। ओके,